बच्चों, हम लोग उन एक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना। और कल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का हमने अध्ययन किया और आज उसी क्रम में उसी क्लास के कंटिन्यूशन में हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं बच्चों बताना चाहूँगी कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था वो बहुत ही लंबा और एक तरह से उसको कहें कि कॉम्प्लेक्स्ड भी था, क्योंकि उसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इसकी हम अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हमने पढ़ा था 1930, 31 और 32 के गोलमेज सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ था उसके आधार पर जो भविष्य की सुधार योजनाओं हेतु एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ था, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। और इन्हीं सुझावों को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश संसद ने 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया था। तो यह अधिनियम बहुत लंबा था, जटिल था, तो उसका कारण कि भारत में जो राष्ट्रीयता का भाव है वो बहुत तेजी से बढ़ गया था और भारत के लोगों को सत्ता का हस्तांतरण आवश्यक हो गया था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि शक्ति को हस्तांतरित करने के साथ साथ उनके अपने हितों की भी रक्षा पूरी हो। तो इस अधिनियम के भी, जैसे हम सभी एक्ट हम बच्चों पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसकी नेचुरल उसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, उसकी सफलता भी होती है, कुछ असफलताएं भी जुड़ी हुई होती है। तो आज अभी हम देखेंगे कि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही है। तो पहली विशेषता तो थी अखिल भारतीय संघ का निर्माण। 1935 का जो ये एक्ट था उसके द्वारा निर्णय हुआ कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाएगा, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था। मतलब स्वेच्छा से जो भी शामिल होने वाली जो देशी रियासतें थी उन सबके सम्मिलन से यह संघ बनना था। प्रांतों के लिए संघ में होना जरूरी था, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। तो जो संघ की स्थापना थी इसकी पूर्व शर्त भी यह थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करती, और इस शर्त के पूरा हो जाने पर सम्राट द्वारा संघ की स्थापना की घोषणा की जाती। लेकिन देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और इस तरह जो प्रस्तावित जो संघ की स्थापना संबंधी जो घोषणा पत्र था उसको जारी करने का अवसर नहीं मिला। संघ की इकाइयों को आंतरिक मामलों में स्वशासन प्राप्त था। केंद्र में एक संघीय कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका की व्यवस्था थी। दूसरा जो बच्चों इसका भारतीय शासन अधिनियम 1935 का जो लक्षण है वह है प्रांतीय स्वायत्तता। 1919 के द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतों को स्वशासन दिया गया, जिसमें लोकप्रिय मंत्रियों के हाथ में शासन रखा गया और गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर प्रशासन के संचालन का अधिकार दिया गया। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। जो हम दूसरा बच्चों लक्षण पढ़ रहे हैं वह है प्रांतीय स्वायत्तता, जिसमें मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और यह निर्णय हुआ कि उसके द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह अधिनियम
प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में तो निश्चित तौर पर एक सुधार था, लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्वों के रूप में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां बनी रही। फिर हम बात करेंगे बच्चों केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। केंद्र में द्वैध शासन के अंतर्गत कुछ संघीय विषय जैसे सुरक्षा, धार्मिक मामले, विदेश संबंध आदि को गवर्नर जनरल के हाथों में अपने विवेक के अनुसार व्यवस्था करने के लिए रखा गया, और अन्य जो विषय थे, अन्य विषयों के लिए गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें 10 से अधिक जो संख्या थी उससे अधिक मंत्री नहीं हो सकते थे। यह मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी था। तो इस प्रकार से केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की बात इस अधिनियम के माध्यम से कही गई। चौथा जो हम लक्षण इसका देखते हैं बच्चों, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, वह है संरक्षण और आरक्षण, सेफगार्ड्स एंड रिजर्वेशंस। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर गलतियां हो सकती है, और वे अनेक अल्पमत वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से ही एक अच्छी व्यवस्था कर लेना चाहते थे। अतः इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र एवं प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन जो था, ये बात बच्चों समझ में, जो उत्तरदायी शासन था उसमें हस्तक्षेप करने के अधिकार प्रदान किए गए। ये अधिकार ही संरक्षण और आरक्षण है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। एक तो था संघीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान दिया गया। संघीय व्यवस्थापिका के गठन के संबंध में एक खास बात यह थी कि अन्य संघीय व्यवस्था वाले देशों के विपरीत निम्न सदन के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष और उच्च सदन के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों शक्ति विभाजन। नेक्स्ट पॉइंट शक्ति विभाजन, जिसके अंतर्गत केंद्र और प्रांत सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया। यह घोषित किया गया कि अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय शासन की स्थापना होनी है, इसलिए केंद्र और प्रांत सरकार के जो क्षेत्र हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, और इसके लिए शक्ति विभाजन हुआ और 3 सूचियों की व्यवस्था की गई। आपने बच्चों सुना होगा संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। जो संघीय सूची थी उसमें अखिल भारतीय महत्व के विषय शामिल थे। ये विषय 59 थे, मुख्य रूप से जल, स्थल तथा वायुसेना, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा और टंकन, संचार, बीमा आदि आदि। जो प्रांतीय सूची थी उसमें प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, जैसे शांति, प्रांतीय लोक सेवाएं, न्याय, न्यायालय, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, सड़क जैसे विषय मुख्य थे। और समवर्ती सूची जिसमें 36 सब्जेक्ट थे, विषय थे 36, दीवानी तथा फौजदारी विधि, तलाक, विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने और श्रम कल्याण। जो संघ सूची थी उसके विषयों पर
संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त थी। और जो समवर्ती सूची थी उसके विषय पर संघीय और प्रांतीय दोनों ही व्यवस्थापिकाएं कानून बना सकती थी। लेकिन यदि इनमें कोई विरोध होगा, यदि विरोध की कोई स्थिति आ जाए तो संघीय व्यवस्थापिका का कानून मान्य होता था। अब कुछ होती अवशेष शक्तियां। अवशेष शक्तियां संघीय या प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्रदान न कर गवर्नर जनरल को दी गई। गवर्नर जनरल को अधिकार था कि किसी भी सूची में उल्लेख जिस विषय का न हुआ हो, संघीय या प्रांतीय किसी भी व्यवस्थापिका को कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल दे सकता था। अगला है बच्चों संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इनका जो अधिकार क्षेत्र वह प्रांतों और रियासतों तक विस्तृत था। न्यायालय को मौलिक और अपील संबंधी अधिकार दिए गए। न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने और केंद्र व प्रांत द्वारा शक्ति अतिक्रमण न करने देने की व्यवस्था की गई। और अंतिम जो शक्ति थी वह लंदन में जो प्रिवी काउंसिल जो स्थित थी उसको प्राप्त थी। 1935 के अधिनियम की अन्य विशेषता जिसे हम देखते हैं वह है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अधिनियम में परिवर्तन का जो अधिकार था वह ब्रिटिश संसद को दिया गया। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और परिवर्तन अधिनियम में यदि होना हो तो इसका अधिकार प्रांतीय विधानमंडल या संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में जो शक्ति थी वह ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। तो इस तरह से जो अंतिम निर्णय, जो अंतिम सत्ता थी वह ब्रिटिश संसद के पास थी और ब्रिटिश संसद ही सर्वोच्च बनी रही। अगला जो लक्षण है वह है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं थी जिससे कि इसके उद्देश्यों का ज्ञान हो सके। जैसे हम पढ़ते हैं भारत की, आप जानते हैं बच्चों, भारत के संविधान की प्रस्तावना समझते हैं, प्रस्तावना होती है। तो इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी। प्रस्तावना क्या होता है बच्चों? एक क्या उद्देश्य, उसका क्या मोटिव है, उसको वो क्लियर करती है। तो इसमें कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो इससे इसके लक्ष्यों का जो ज्ञान था वो नहीं हो पा रहा था। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने इस आधार पर अधिनियम की आलोचना भी की। तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारतीय शासन अधिनियम की प्रस्तावना को इसमें जोड़ना तय किया गया ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। इस बात की चर्चा हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगला जो लक्षण है वह है भारत परिषद का अंत। भारत परिषद का जो दृष्टिकोण था वह भारत विरोधी था और इसी कारण से भारतीय जनता इस परिषद को खत्म करने की मांग कर रही थी। तो 1935 के एक्ट से इस परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त हुए, लेकिन उनकी इच्छा पर निर्भर था भारत मंत्री की, चाहे वो उनसे परामर्श ले या न ले। लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। साथ ही अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किए गए जो परिवर्तन थे उनके अनुरूप भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति में भी कुछ कमी की गई। अगला जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वह है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यह बात स्पष्ट थी कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो की थी। भारतीयों में फूट डालने की नीति के उद्देश्य से संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में
विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा। साथ ही आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियंस और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को 1/3 स्थान दिया गया। 1935 के ही अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया। हालांकि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बनाया गया। तो ये तो थी बच्चों 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं। यह ऐसा अधिनियम था जिसने भारतीयों को शक्ति देने के स्थान पर संपूर्ण शक्ति एक तरह से अंग्रेजों के ही हाथ में रखी और भारतीयों को प्रशासन करने की शक्ति का ऐसे परीक्षण किया जैसे सब तरह से उसे एक तरह से बंधन में बांध दिया। अतः इसे दास्ता का घोषणा पत्र भी कहा गया। जवाहरलाल नेहरू का इस अधिनियम के संबंध में यह एक फेमस वो है कोटेशन है या कहीं उनका एक फेमस उनका सेंटेंस है इस अधिनियम के संबंध में कि यह अधिनियम तो दास्ता का घोषणा पत्र है। इससे गवर्नर जनरल व गवर्नरों की शक्तियों में जरा भी कमी नहीं आई। दोषपूर्ण संघ इसकी आलोचना का जो है बिंदु है। इस संघ में आकार, जनसंख्या, महत्व और राजनीतिक लक्ष्यों की दृष्टि से नितांत भिन्न प्रकार की इकाइयों को मिलाने का प्रयास किया गया था। इस गठबंधन से राजनीतिक प्रगति में बाधा पहुंचने की संभावनाएं भी अधिक थी, इसलिए इसे एक तरह से हैंडीकैप्ड माना गया, इसे कमजोर इसको माना गया क्योंकि वास्तविकताओं की धरातल पर इसमें कई कमियां इसमें अनुभव की गई। इसी तरह से प्रांतीय स्वशासन वास्तव में भ्रम की तरह था क्योंकि न तो प्रांत बाहरी नियंत्रण से मुक्त थे और न ही उन्हें उत्तरदायी शासन प्राप्त था। प्रांतीय शासन की वास्तविक धुरी मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर ही था। संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था से भारत में उत्तरदायी शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता था। सांप्रदायिक चुनाव का विस्तार करके भी अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो की नीति को अधिक मजबूत बनाने का प्रयास किया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित था और इसमें परिवर्तन भी ब्रिटिश संसद ही कर सकती थी। हमने बात करी ना अभी बच्चों, ब्रिटिश संसद को सर्वोच्च रखा गया और इसमें भारतीयों का कोई भी हाथ नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा भारत पर ब्रिटिश संसद या भारत मंत्री के नियंत्रण में कहीं भी कोई कमी नहीं आई। तो यह तो था बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं और इसमें क्या क्या दोष थे।